ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा आज थर्मोडायनामिक्स में सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, उसके बाद हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर हमने उसके बाद देखा था वर्क एंड हीट एंड साइन कन्वेंशन फॉर वर्क एंड हीट। फिर हमने देखा फॉर्मूला फॉर वर्क एंड फिर मैक्सिमम वर्क डन का जो फॉर्मूला है फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। और अब हम देखेंगे इस वीडियो में रिगार्डिंग एंथैल्पी। तो चलो आज देखते हैं हम एंथैल्पी के बारे में। सो एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी इट इज द सम ऑफ internal energy and PV type of work. It is the sum of internal energy and PV type of work. तो एंथैल्पी क्या होता है? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी टाइप ऑफ वर्क। ये हमें बस याद करना है। एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी टाइप ऑफ वर्क। हम एंथैल्पी को डिनोट करेंगे एच से, इंटरनल एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं यू से। इसका मतलब ये हुआ कि H is equal to U plus PV. Enthalpy is the sum of internal energy and PV type of work. Enthalpy is the sum of internal energy and PV type of work. अब हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो एंथैल्पी है इट इज ए स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। और जैसे कि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, सो हम H और H1 H2 न लेते हुए हम डेल्टा H हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब डेल्टा H क्या होगा? डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी। सो दैट इज H2 माइनस H1। सो डेल्टा H इज इक्वल टू H2। सो ये हो गया एक तरह से U2 प्लस PV2 माइनस H1 U1 प्लस PV1। वी आर कंसिडरिंग P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। सो अब डेल्टा H क्या होने वाला है? U2 माइनस U1। डेल्टा H हो गया U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1। सो डेल्टा H इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1। देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सो एंथैल्पी हमने देख लिया, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी टाइप ऑफ वर्क। सो ये जो एंथैल्पी है ये क्या है? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी टाइप ऑफ वर्क। और हमें ध्यान में रखना है एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। और फिर H की वैल्यू हमने पुट किए U प्लस PV। उस हिसाब से डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब यहाँ पे एक और चीज हमें जो ध्यान में रखनी है, हमने देखा था हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। सो उसमें क्या था? U डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। और ये जो डेल्टा U इज इक्वल टू Q, इसे हमने QP कंसीडर किया एंड W इज माइनस P डेल्टा V। वर्क डन जो था वो था माइनस P डेल्टा V। एंड ये जो QP था ये था हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। सो इसका मतलब अब यहां से हम बोल सकते हैं QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। और उस हिसाब से हम ये देखिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V एंड QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। मीन्स हम बोल सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू QP। डेल्टा H इज इक्वल टू QP, दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर।
सो अगर नेक्स्ट टाइम पूछा जाए हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, सो ध्यान में रखना दोस्तों वो कुछ और नहीं है, दैट इज एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए देखेंगे, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, सो हमने देखा था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, दैट इज क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V is equal to 0, delta V is equal to 0, therefore delta U is equal to QV. This is heat of reaction at constant volume, heat of reaction at constant volume, heat of reaction at constant volume. So delta U is equal to QV, heat of reaction at constant volume. सो इससे हम एक चीज निकाल सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, मीन्स क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस पी डेल्टा वी। और कई बार ये पूछता है डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज क्यू पी माइनस क्यू वी। सो ये हमें ध्यान में रहना चाहिए, दिस इज पी डेल्टा वी। This is difference between heat of reaction at constant pressure and heat of reaction at constant volume. This is equal to P delta V. Okay friends, अब हम देखेंगे expression for work done. Expression for work done. Expression for work done. So we know that W is equal to minus P delta V. W is equal to minus P delta V. So W is equal to minus P V2 minus V1. W is equal to minus P V2 minus V1. That is W is equal to minus P V2 plus P V1. W is equal to minus P V2 plus P V1. Now by ideal gas equation, PV is equal to nRT. So उसी हिसाब से PV1 क्या हो जाएगा, N1 RT, और हम ले रहे PV2 is equal to N2 RT. PV1 हो गया N1 RT एंड PV2 हो गया N2 RT. So अब PV2 minus V1 means P डेल्टा V, ये क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम ले रहे PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू PV2 दैट इज N2 RT माइनस N1 RT. PV2 माइनस PV1 ये हो गया N2 RT माइनस N1 RT. सो दिस इज P डेल्टा V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 RT. सो P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N RT, डेल्टा एन आर टी. सो उसी हिसाब से हमारा वर्क डन हो गया, माइनस पी डेल्टा वी था. सो अब वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन आर टी, यानी हम पी डेल्टा वी के बदले लिख सकते हैं डेल्टा एन आर टी. सो इसी को हम एंथैल्पी के इक्वेशन में अप्लाई करते हैं. सो एंथैल्पी का जो हमें इक्वेशन था हमारे पास, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. सो अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी. सो हमने जो देखा एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन कि W माइनस पी डेल्टा वी होता है, और अब W माइनस पी डेल्टा वी हुआ तो उसी से हमने बाय आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करते हुए W के लिए एक और फॉर्मूला निकाल लिए, माइनस डेल्टा एन आर टी, और इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किए एंथैल्पी वाले में. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी. अब ये चैप्टर में अभी तक के हमने वर्क डन के 3 फॉर्मूले देख लिए हैं. फॉर्मूलेज फॉर वर्क डन, फॉर्मूलेज फॉर वर्क डन. पहला जो हमने फॉर्मूला देखा था W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, दैट इज माइनस पी V2 माइनस V1. जो सेकेंड फॉर्मूला हमने देखा W इज इक्वल टू माइनस 2.303
nRT log 10 V2 by V1। तीसरा हमने फॉर्मूला देखा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन आर टी। एंड एक चौथी चीज जो हमें ध्यान में रखना है, वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन इज जीरो। वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन, वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इन वैक्यूम वर्क डन इज जीरो। सो कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो ये चीज ध्यान में रखना कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स एंड आर की वैल्यू दी हुई है और टेम्परेचर दिया है, व्हाट इज आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो हम थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन होता है पहले और दूसरे फॉर्मूले में। सो सेकंड वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया हुआ हो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि वो मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला है एंड मैक्सिमम वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। सो जब भी आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस दिया हुआ रहा, हम सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिर्फ आइसोथर्मल वर्ड वापरा है, वहां पे आइसोथर्मल वर्ड गिवन है, सो हम पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिर्फ आइसोथर्मल वर्ड गिवन है, सो हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस दिया हुआ है, सो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Now let's see under what condition, under what conditions delta H will be equal to delta U, under what conditions delta H will be equal to delta U, कौन कौन सी कंडीशन में डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U होने वाला है। सो हमें दिया हुआ है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये हमने एक निकाल लिए थे इक्वेशन, और हमने एक और इक्वेशन निकाला है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा एन आर टी। सो कौन कौन सी कंडीशन में डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U। सो ये हमें पता है, अगर ये जो टर्म है ये जीरो हो गया और ये टर्म जीरो हो गया, सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। सो ये टर्म कब जीरो होगी, सो देखते हैं। When change in volume is zero, that is when process is carried out, when process is carried out in closed vessel, so अगर प्रोसेस क्लोज वेसल में हम कर रहे हैं, व्हेन चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, दैट इज व्हेन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन क्लोज वेसल, जो हमने देखा था आइसोकोरिक प्रोसेस, उस समय क्या होता है डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, उस समय डेल्टा V जीरो हो जाता है। और इफ डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, देन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, देन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। नेक्स्ट, if reactant and product, if reactant and product are in only solid or liquid state, अगर रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड स्टेट में है, तो उस समय हम जो वॉल्यूम चेंज है वो उससे निग्लिजिबल मानते हैं। देन चेंज इन वॉल्यूम, देन चेंज इन वॉल्यूम is considered negligible, then change in volume is considered negligible। जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जब भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सिर्फ सॉलिड और लिक्विड स्टेट में, गैसेस स्टेट में नहीं है, मतलब जितने भी रिएक्टेंट है और जितने भी प्रोडक्ट बन रहे सभी के सभी सॉलिड और लिक्विड स्टेट में, उस समय हम उनका जो चेंज इन वॉल्यूम है उसे निग्लिजिबल मानते हैं। और अगर चेंज इन वॉल्यूम निग्लिजिबल है, इट मींस डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, और डेल्टा V जीरो हो गया। अगर डेल्टा V जीरो है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। थर्ड, if number of moles
of reactant molecules in gaseous state is equal to number of moles of product molecules in gaseous state। जो भी रिएक्टेंट है गैसेस स्टेट में और जो भी प्रोडक्ट है गैसेस स्टेट में, अगर उनके नंबर ऑफ मोल्स सेम है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन याद रखना वो रिएक्टेंट गैसेस स्टेट वाले एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, और वो प्रोडक्ट भी जो भी है वो सब भी गैसेस स्टेट वाले अगर इक्वल है, देन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। कैसे? अगर N1 इज इक्वल टू N2, number of moles of reactant in gaseous state and number of moles of product in gaseous state are equal। अगर N1 और N2 equal है, it means N1 minus N2 is equal to 0, that is delta N is equal to 0, और delta N 0 है, therefore delta H is equal to delta U। so अगर number of moles of reactant and number of moles of product equal है, तब भी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। सो हमने देखा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू कब होता है? 3 बार। 3 कंडीशन है जब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है। पहली, जब वो क्लोज वेसल में हो, आइसोकोरिक सिस्टम हो, उस समय होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में, उस समय डेल्टा वी 0 हो जाएगा, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। सेकेंड, अगर सिर्फ सॉलिड और लिक्विड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है तो उनका वॉल्यूम चेंज हम निग्लिजिबल मानते हैं। अगर सिर्फ सॉलिड और लिक्विड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो उनका वॉल्यूम चेंज हम क्या मानेंगे? निग्लिजिबल है। अगर उनका वॉल्यूम चेंज निग्लिजिबल है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। और तीसरा, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ये इक्वल आ जाते हैं, मीन्स N1 इज इक्वल टू N2, और N1 अगर N2 के बराबर है तो डेल्टा N क्या हो जाएगा? 0, और डेल्टा N 0 हो गया, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब जैसे ये रिएक्शन है N2 plus H2, it form twice NH3। so पहले तो बैलेंस कर लेते, ये हो गया बैलेंस। now N2 is in gaseous state and hydrogen is in gaseous state and let's say ammonia is also in gaseous state। अब इस इक्वेशन के लिए for this reaction आप लोग बताइए कि which of the following statement is correct? For this reaction, which of the following statement is correct? Which of the following is correct? N2 plus thrice H2 gives twice NH3 gas in gaseous state. So इनमें से कौन सा सही है? Delta H is equal to delta U. Delta H is greater than delta U. C, delta H is less than delta U, and D cannot be determined। cannot be determined। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फॉर दिस रिएक्शन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सो देखो, N2 plus thrice H2 it gives twice NH3 in gaseous state। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? number of moles of reactant in gaseous state, number of moles of reactant in gaseous state। so नाइट्रोजन भी गैसेस स्टेट में और हाइड्रोजन भी, सो उस हिसाब से हम लेंगे 1 plus 3 this is equal to 4, and number of moles of product in gaseous state, यह है हमारा N2, ये था N1। सो प्रोडक्ट कितने हैं? 2। सो इसका मतलब है N1 इज ग्रेटर देन N2।
यहां से हम बोल सकते हैं N1 इज ग्रेटर देन N2। अब N1 इज ग्रेटर देन N2 है, इट मीन्स जो हमारा डेल्टा N है, डेल्टा N इज इक्वल टू N2 माइनस N1, डेल्टा N इज इक्वल टू N2 माइनस N1। सो जो डेल्टा N हो गया, अगर वो N2 माइनस N1 है, सो यहां के हिसाब से N1 बड़ा है, N2 छोटा है, N1 बड़ा और N2 छोटा, इट मीन्स डेल्टा N विल बी निगेटिव। जो डेल्टा N है वो निगेटिव रहने वाला है। सीधा सा है, अगर डेल्टा N क्या है, N2 माइनस N1, और यहाँ पे ही देख लो N1 4 है और N2 2, सो 2 माइनस 4 माइनस 2, सो डेल्टा N हो गया निगेटिव, और डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। अगर ये जो पार्ट है ये निगेटिव पार्ट आ रहा है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। सो अगर डेल्टा U माइनस समथिंग आ रहा है, जैसा अगर मैं ये वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, लेट्स से डेल्टा N इज इक्वल टू 2 माइनस 4, दिस इज माइनस 2, सो उस हिसाब से ये हो गया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस 2RT, माइनस 2RT। सो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अब बताओगे कि डेल्टा H बड़ा है या डेल्टा U बड़ा है, डेल्टा H बड़ा है या डेल्टा U बड़ा है। तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H, डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H। सीधा सा है, डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H। सो यहां से हम बेसिक सी चीज हमारे लिए यूज कर सकते हैं, मीन्स हमारा ये ऑप्शन सही है। When N1 is equal to N2, when N1 is equal to N2, delta H is equal to delta U। जब N1 is equal to N2 हो जाएगा, so delta H will be equal to delta U। अगर जैसा कि यहां पे हुआ N1 is greater than N2, N1 is greater than N2, so हम बोलेंगे डेल्टा U is greater than डेल्टा H, डेल्टा U is greater than डेल्टा H। और अगर N2 बड़ा हो गया N1 से, अगर N2 is greater than N2, then we will say delta H is greater than, delta H is greater than delta U, delta H is greater than delta U। जैसे कि ये एग्जांपल, कार्बन इन सॉलिड स्टेट, O2 in gaseous state and CO2 it is also in gaseous state। क्या यहां पे बता सकते हैं क्या होने वाला है ये तीन में से? सो ये देखिए यहां पे N1 क्या हो गया, सॉलिड वाला हम कंसीडर नहीं करते हैं, सो 0 प्लस 1 दिस इज 1 एंड N2 1, सो ये N1 इज इक्वल टू N2 है, देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। तो सीधा सा चीज याद रखना, अगर N1 और N2 दोनों इक्वल है, सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। इफ N1 इज ग्रेटर, if N1 is greater then delta U will be greater than delta H, and if N2 is greater then delta H will be greater than delta U। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड उसमें फर्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। अब इसमें फर्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन denoted by delta fusion H। so ये क्या चीज है, it is the enthalpy change, it is the enthalpy change ये enthalpy change है कब, when 1 mole of substance in solid state gets converted into liquid state।
सो इट इज द एंथैल्पी चेंज कब, जब 1 मोल सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से अगर लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उस समय जो एंथैल्पी चेंज हो रही है उस चेंज इन एंथैल्पी को बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, when 1 mole of substance changes from solid to liquid at constant temperature and pressure, उस समय जो एंथैल्पी चेंज हो रही है, उस समय जो एंथैल्पी चेंज हो रही है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये चीज ध्यान में रखना, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस समय जो एंथैल्पी चेंज होगी उसे बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मींस अगर मैं डिनोट कर रहा हूं H2O, अगर ये सॉलिड से H2O लिक्विड में बन रहा है, H2O सॉलिड से अगर H2O लिक्विड में बन रहा है, तो इस समय जो एंथैल्पी रहेगी उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लेट्स से दिस इज x किलोजूल पर मोल। सो ये जो एंथैल्पी चेंज है ये हुआ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हाँ, अब अगर यही चीज लिक्विड से सॉलिड हुई, यही चीज लिक्विड से सॉलिड हुई, उस समय हम क्या बोलेंगे? सो याद रखना, द रिवर्स ऑफ फ्यूजन, द रिवर्स ऑफ फ्यूजन इज फ्रीजिंग। The reverse of fusion is freezing. So हमने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन देखा, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है, उस समय जो एंथैल्पी चेंज हो रही है, उस एंथैल्पी चेंज को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट, enthalpy of vaporization, enthalpy of vaporization, so इसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा VAPH। सेम ये भी वही है, इट इज द एंथैल्पी चेंज। अब वेपराइजेशन बोल रहा है, सो वेपराइजेशन में क्या रहेगा? लिक्विड से गैस। सो इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट changes to 1 mole of substance in gaseous state at constant temperature and pressure. It is the enthalpy change. It is the enthalpy change when 1 mole of substance in liquid state changes to gaseous state at constant temperature and pressure. So हम यहाँ पे जैसे H2O from liquid it changes to H2O in gaseous state, और इस समय हम डेल्टा वेपराइजेशन कंसिडर कर लेते हैं y किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट, हाँ, इसमें एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है, जैसे उसमें द रिवर्स ऑफ फ्यूजन इज फ्रीजिंग। सो गैस से वापस, गैसेस स्टेट से वापस अगर लिक्विड स्टेट बन रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। सो हम लिख सकते हैं द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन, द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन is condensation. The reverse of vaporization is condensation. ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है? एंथैल्पी चेंज जब सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में बन जाए। अगर सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में बन रहा है, उस समय जो एंथैल्पी चेंज हो रही है उस चीज को बोला गया है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में बन रहा है, उस समय जो एंथैल्पी चेंज हो रही, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन।
It is the enthalpy change when solid substance directly changes into gaseous substance. मतलब डेल्टा, ये हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, H2O सॉलिड, अगर ये H2O गैसेस स्टेट में बन रहा है तो इस समय जो डेल्टा H है, ये जो एंथैल्पी चेंज होगी, इस चेंज इन एंथैल्पी को बोला जाता है, इस चेंज इन एंथैल्पी को बोला गया है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. इस चेंज इन एंथैल्पी को बोला गया एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. लेट्स से दिस इज Z किलोजूल पर मोल, दिस इज Z किलोजूल पर मोल. सो अब अगर हम कंसीडर करें कि ये तीन चीज है, ये सॉलिड स्टेट पे है, ये लिक्विड और ये गैसेस स्टेट पे. सो मान लो सॉलिड से लिक्विड होने में जो एंथैल्पी लग रही थी वो है डेल्टा H1 हम कंसीडर कर लेते हैं, या डेल्टा फ्यूजन ऑफ H, और लिक्विड से गैस बनने के लिए जो एंथैल्पी चेंज हो रही थी दैट इज डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ H. सो अगर हम सॉलिड से गैस ले दैट इज डेल्टा सब्लिमेशन ऑफ H. सो ये जो चेंज इन एंथैल्पी रहेगी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस और डायरेक्टली सॉलिड से गैस, ये इक्वल रहने वाली है. इट मीन्स डेल्टा सब्लिमेशन ऑफ H इज इक्वल टू डेल्टा फ्यूजन ऑफ H प्लस डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ H. सो हमने अभी देखा एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें सबसे पहला एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन. इसमें हमने फ्यूजन देखा, फ्यूजन में क्या हो रहा है, 1 मोल सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू 1 मोल लिक्विड, उसका जो रिवर्स है दैट इज फ्रीजिंग. फिर हमने देखा लिक्विड से अगर गैस बन रहा है दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और उसका जो रिवर्स रहेगा उसे बोलेगी कंडेंसेशन. और अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है देन दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. अगर उस समय जो एंथैल्पी चेंज होगी उसे बोलेगी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. अब एक और चीज़ जो ध्यान में रखना है कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन.